अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कल हमने देखा व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वर्सेस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। इसमें हम थोड़ा सा इसका जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, बेसिक। जब भी आप स्टॉक ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का रिलेशनशिप देखते हो, ठीक है, स्टॉक ऑफ कैपिटल आपके पास जो है आपका कैपिटल का स्टॉक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जब भी इनका रिलेशनशिप देखोगे वो डिमांड फॉर कैपिटल है। आपकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे आपकी जो है कैपिटल की डिमांड भी डिफरेंट होगी। जब ये कैपिटल की डिमांड जो है वह एडअप होती जाएगी, वो आपका एग्रीगेट डिमांड फॉर कैपिटल होगा। ठीक है, और इस कर्व को इस तरह उन्होंने नेगेटिवली शो किया हुआ है। इट्स मीन कि जब भी आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ती है तो आपका कैपिटल स्टॉक जब भी बढ़ता है तो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट जो है कैपिटल वो कम हो जाती है। वो क्यों? हमने ऊपर एक कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करती है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इंक्रीज़ करते जाते हो तो जब कैपिटल की डिमांड बढ़ती है तो कैपिटल का जो है प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। दूसरी साइड पर जब कैपिटल ज़्यादा होने लग जाता है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होने लग जाती है। उसकी वजह से जो है आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और कैपिटल के दरमियान जो है ये नेगेटिव रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहा है कि जब भी आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कम होगी तब आपका कैपिटल स्टॉक जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब 5% मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे आपका स्टॉक है 50%। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका स्टॉक है 3% इंटरेस्ट रेट पे 175। ठीक है, मींस कि जब आपका कैपिटल स्टॉक 175 है तो आपका जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो 3% है, और जब आपका स्टॉक कम था तो तब उस स्टॉक की मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 3% थी। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है वो शो कर है। उसके बाद जो उन्होंने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये बताया हुआ है कि जैसे जैसे आपके इंडस्ट्री डेवलप करती है, ठीक है, डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उससे क्या होगी, कैपिटल गुड्स की प्राइसेस राइज हो जाएंगी। जब कैपिटल गुड्स की जो कॉस्ट आ रही है वो ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी, तो ऑब्वियसली आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगी, आपकी ओवरऑल जो नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इफेक्ट होगी। जब नेट इन्वेस्टमेंट आपकी इफेक्ट होगी तो जो डिज़ायर कैपिटल होगा, यानी कि जिसकी एक्चुअल में डिमांड हो रही होगी, वो ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाएगा, ऑप्टिमल लेवल तक। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था जहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट रेट इक्वल हो जाते हैं, वहाँ पे ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो उसको ऑप्टिमल स्टॉक ऑफ कैपिटल कहते हैं। उन्होंने यही बात यहाँ पे की है कि जब भी आपका जो है नेट इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगी तो आपका एक्चुअल जो है कैपिटल वो कम हो जाएगा और वो आपके पास ऑप्टिमल लेवल आ जाएगा जितना आपको रिक्वायर होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जब भी आपकी सप्लाई प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी, आपकी परचेजिंग कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। मींस कि आप जितना परचेज कर रहे थे कैपिटल गुड वो कम कर दोगे। उससे क्या होगा कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट पे था वो कम होगा। ठीक है, दूसरी साइड पे जब भी आप कैपिटल स्टॉक को बढ़ाओगे उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, उससे भी क्या होगा कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डिक्लाइन करेगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ अटैच होता है कि इन्वेस्टमेंट में आपको इतना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो ज़्यादा फॉल करेगा एज़ कम्पेयर टू योर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो आपके स्टॉक ऑफ कैपिटल के साथ आपका प्रॉफिट अटैच होता है, ठीक है, वो आपका कम डिक्रीज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के साथ जो आपका रेट ऑफ रिटर्न अटैच है वो ज़्यादा फॉल करेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो हैंडीकैप्ड हो जाएगी। ठीक है,
और आपका जो ऑप्टिमम लेवल है कैपिटल का गेन करना वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम जो है इन्वॉल्व होगा। ठीक है, बेसिक यही था कि जो आपका मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के साथ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है, वो कम फॉल करता है जब भी आपकी क्या कहते हैं प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी आपके कैपिटल की, और आप जो है उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, नेट इन्वेस्टमेंट आपकी इफेक्ट होगी। ठीक है, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ प्रॉफिट अटैच विद स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, लेकिन मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट उस रेट ऑफ प्रॉफिट को बताता है जो इन्वेस्टमेंट के साथ अटैच होता है। यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, उसके बाद इसका सिर्फ आपने जनरल जो है वो कॉन्सेप्ट करना है। उसके बाद हमारे पास है बेनिफिट कॉस्ट रेशो क्राइटेरिया। ये हमारा आज का मेन जो है वो क्राइटेरिया है। बेसिकली बेनिफिट एंड कॉस्ट अप्रोच क्या है कि जब भी कोई भी कॉस्ट क्राइटेरिया देखना हो, ठीक है, उसमें डिटरमिन करते हैं कॉस्ट को और उसके सोशल कॉस्ट को। कि एक फॉर एग्जांपल यू हैव अ प्रोजेक्ट, ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट करना चाहते हो, सबसे पहले आप उसकी कॉस्ट देखोगे कि उस पर आपको कितने कॉस्ट, कितनी एक्सपेंडिचर्स बियर करना पड़ेंगे। ठीक है, सोशल कॉस्ट। ठीक है, और उसके अलावा आप उसके बेनिफिट्स भी डिटरमिन करोगे कि क्या आपको बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं आपकी कॉस्ट से। ठीक है, तो ये होता है आपके पास आपका कॉस्ट बेनिफिट क्राइटेरिया कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को देखने के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, ताकि आप एनालिसिस कर सको कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्यूचर में आपको प्रॉफिट जो है वो गेन होगा इसमें कि नहीं होगा, कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और बेनिफिट्स कितने होंगे। तो ये आपके थे कॉस्ट बेनिफिट क्राइटेरिया। और कॉस्ट बेनिफिट क्राइटेरिया आपका बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपके रिसोर्सेज पे, प्लानर्स पे। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब शुरू में कोई ना कोई प्लानर होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट लिया है या एजेंसीज होती हैं जो प्लान करती हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है इम्पोर्टेंट है, ये इकोनॉमी में होना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, देन उसका डिज़ाइन देखा जाता, उसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन इन द सेंस कि जब भी आप एक घर बनाते हो तो उसका सबसे पहले आप एक नक्शा बनाते हो। ठीक है, इसी तरह जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फॉर्मुलेटेड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो कंट्री है वो उसका ये है कि वो अपनी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी को इन्हांस कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज़ कर सके। अब डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जिनसे एनर्जी जनरेट होती है। उसमें आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आती है, थर्मल, सोलर एंड एटॉमिक। आप उस प्रोजेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सोर्स जो है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर वो अपने प्रोजेक्ट के लिए जो है हाइडल सोर्सेज यूज़ कर रहा है तो उसके बाद पहले उसने डिसाइड कर लिया वो हाइड्रो रिसोर्सेज यूज़ करेगा। उसके बाद वो जो डिसीजन लेगा वो कंस्ट्रक्शन के से रिलेटेड रहेगा कि डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन राइज होता है कि डिज़ाइन और हाइट क्या होगी डैम की। ठीक है, और कितना वाटर जो है वो डैम के अंदर स्टोर किया जाए और कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक डैम प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपस में कम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे आपने कम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा है, इंक के साथ पेन, बैट के साथ बॉल होना ज़रूरी होता है। इसी तरह बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी कम्प्लीमेंट्री जो है वो गुड्स ही कह लें या थिंग्स जो हैं वो अटैच होती हैं कि एक प्रोजेक्ट को आपको बनाने के लिए उसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है एक टेक्सटाइल मिल को बनाने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत है, उसके लिए आपको गैस की अवेलेबिलिटी की भी ज़रूरत है और पावर की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कितने एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। तो जब भी एक प्रोजेक्टर जो है वो एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाएगा तो वो इन फर्दर प्रोजेक्ट्स को भी अपने जेन में रखेगा। ठीक है, और टाइम पीरियड भी अपने जेन में रखेगा। ठीक है, अब लिस्टिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स।
अब हर एक प्रोजेक्टेड में सबसे पहले जो है उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स को अलग किया जाता है, ठीक है, कौन सी कॉस्ट की बेस पे सोशली इकोनॉमिकली, ठीक है, क्या उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या वो में रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जब भी एक एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसकी कॉस्ट को देखा इस तरह देखा जाता है कि जो एक्सपेंडिचर आपकी लैंड पे होंगे, सबसे पहले आप एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लैंड की ज़रूरत होगी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और जो एयरपोर्ट को चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे, मतलब कि ये सारे एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं, इनको एक्सप्लिसिट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं कि जो आपके होने ही होने हैं और आपको उसकी मॉनेटरी वैल्यू पता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं, जैसे नॉइस पोल्यूशन होगा एयर ट्रैफिक की वजह से, ठीक है, एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्मोक आउट ऑफ एयरक्राफ्ट्स की वजह से जो एयर पोल्यूशन होगी, ठीक है, और उससे आपकी ब्यूटी ऑफ लोकेलिटी भी अफेक्टेड होगी। ये सारी इनको एक्सटर्नलिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं कॉस्ट। ये तो अपीरेंटली जो है वो आपको नहीं शो होगा कि ये कॉस्ट है, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपको अफेक्ट कर रही होती हैं और ये भी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, और जो आपकी बज़ाहिर है आपको पता होता है ये कॉस्ट इंक्लूड होनी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, किसी भी बिजनेसमैन बिज़नेस के लिए भी जो कॉस्ट देखेगा कि ये एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, ये कॉस्ट होगी, तो वो उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, और जब इन दोनों कॉस्ट को एडअप करेंगे तो आपके पास आ जाएगी सोशल कॉस्ट, ठीक है। आप कॉस्ट के अलावा प्लानर जो है वो बेनिफिट भी देखेगा कि क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि रूट्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, एयर कंपनीज़ बढ़ेंगी और एयर डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है वो बेटर होगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आपका, और दूसरा लोगों का जो है वो टाइम भी सेव होगा। अब उन्होंने सेकंड एग्जांपल दिया है कि जैसे लाहौर में एक बस सिस्टम को लॉन्च किया जाए, उसके एक्सप्लिसिट बेनिफिट क्या होंगे कि उससे इनकम जो है और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, और इम्प्लिसिट बेनिफिट क्या होगा कि उससे आपकी जो है ट्रैफिक प्रेशर जो है वो रिडक्ट होगा, ठीक है, और टाइम लोगों का सेव होगा, ये उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट थी, ठीक है। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट के डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट होती हैं कि उनको वैल्यूएट कैसे किया जाए, किन बेस पे कौन कौन सी कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब सबसे पहले है प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी जो है वो प्राइस ऑफ रिसोर्सेज पे कंसिस्ट होती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे होती है, इसके अंदर एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, वेजेस, इंटरेस्ट और फॉरेन एक्सचेंज। प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर यही सारे जो है आपकी कॉस्ट आ जाती हैं। एसोसिएटेड कॉस्ट होती है जो आप मेंटेनेंस के लिए, उस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस के लिए जो यूज़ करते हो वो आपकी एसोसिएटेड कॉस्ट होती है, ठीक है। रियल एंड नॉमिनल कॉस्ट, अगर आप फंड रेस कर रहे हो लोगों से पैसा इकट्ठा करके तो फिर रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो नॉमिनल कॉस्ट होगी, लेकिन अगर लोग जो है वो खुद से ही रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो रियल कॉस्ट होगी, ठीक है। देन प्राइमरी एंड डायरेक्ट कॉस्ट, ये भी आपकी प्रोजेक्ट की एसोसिएटेड प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट कॉस्ट की तरह ही है कि उसकी कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन या मेंटेनेंस के लिए भी जो भी कॉस्ट होगी वो आपकी प्राइमरी और डायरेक्ट कॉस्ट होगी। सेकेंडरी और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होगी जो इनडायरेक्टली रिलेट करेगी आपके प्रोजेक्ट से, जैसे एक आप किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हो, ठीक है, उसके अलावा आप उसका इर्द गिर्द जो देखते हो कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल शॉप्स होनी चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, हाउसेज होने चाहिए उस प्रोजेक्ट के पास, ताकि उस प्रोजेक्ट को बनाने का भी कोई फ़ायदा हो, तो वो सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट आएंगी, ठीक है। अब हम वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट्स देख लेते हैं। रियल बेनिफिट्स बेसिकली आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें रियल बेनिफिट को ही देखा जाता है, ना कि नॉमिनल बेनिफिट को देखा जाता है। रियल मतलब कि जो एक्चुअल में बेनिफिट क्या हो रहा है उसको देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो एक रोड कंस्ट्रक्ट करती है,
पर्टिकुलर लोकेलिटी पे, और वो रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए बाद वो उसके साथ साथ जो है वो टैक्सेस भी इम्पोज कर देती है, तो उससे रियल बेनिफिट जो है वो फॉल कर जाएगा। मींस जब वो रोड बना रही है और दूसरी तरफ वो टैक्सेस इम्पोज कर रही है, तो जो बेनिफिट होने लोगों को वो फॉल कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर जो गवर्नमेंट है वो क्लीन वाटर देती है किसी भी पर्टिकुलर रीजन को, उससे क्या होगा कि आपके स्टमक डिसऑर्डर जो है वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका रियल बेनिफिट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है लोगों को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली उससे बेनिफिट जो है अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल कि कंट्री में जो है डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उससे क्या होगा, इरिगेशनल सिस्टम कंट्री का बेटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और डायरेक्ट बेनिफिट के साथ साथ इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब भी इधर एक दूसरी एग्जांपल दी है कि स्टील जो है पाकिस्तान स्टील अगर कराची में देखा जाए, उसको इंस्टॉलेशन की जाए, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, रेलवे ट्रैक बनेगा, उसके अलावा स्मॉल फैक्ट्रीज बनेंगी, ठीक है। उसके अलावा हाउसिंग और शॉपिंग सेंटर्स भी बनेंगे, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बनेंगे, और उस कोल, आयरन और स्टील जो है डेवलप होगी कंट्रीज़ में। तो उसके अलावा आयरन को एक्सप्लोर भी किया जाएगा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो इनडायरेक्टली जो है इफेक्ट होंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी होते हैं। टेंजिबल होते हैं कि जो बज़ाहिर आपको पता हों कि बेनिफिट्स हैं, मतलब कि टेंजिबल होते हैं कि आप जिसको टच कर सको, ठीक है। और इनटेंजिबल होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते। और टेंजिबल मींस कि आपको बज़ाहिर जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और इनटेंजिबल में कि आप बज़ाहिर वो बेनिफिट आपको नज़र नहीं आ रहा है लेकिन बेनिफिट हो रहा है। टेंजिबल बेनिफिट्स को आप मॉनेटरी इंडिकेटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जबकि इनटेंजिबल बेनिफिट्स को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान स्टील के जितने भी बेनिफिट्स थे वो सारे के सारे टेंजिबल थे, क्योंकि उसको आप मॉनेटरी फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे बेनिफिट्स जिनकी कोई प्राइस नहीं है, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो इनविजिबल बेनिफिट्स होते हैं और उनको इंटेंजिबल बेनिफिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पाकिस्तान स्टील मिल की वजह से जो है आपकी पीपल लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बेटर होता है तो वो इंटेंजिबल बेनिफिट होगा। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट की, ठीक है, वो हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आप क्या करोगे कि आप बेनिफिट्स के डिस्काउंटेड रेट मींस के इंटरेस्ट रेट देखोगे कि इस इंटरेस्ट रेट पे, अब पहले हमने इंटरेस्ट रेट के बगैर बेनिफिट्स को एनालिसिस किया, अब हम इंटरेस्ट रेट जब अप्लाई होगा आपके बेनिफिट्स पे तो वो आपका डिस्काउंट जो है बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। जब भी आप डिस्काउंटेड बेनिफिट्स और कॉस्ट का एनालिसिस करते हो या कंपैरिजन करते हो आपस में ऐसे प्रोजेक्ट्स का, तो वो आपके पास रेशियो ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स होते हैं। मींस कि जब भी आप जिन बेनिफिट्स पे इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, यानी कि डिस्काउंटेड बेनिफिट्स का उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपके पास एक रेशियो आएगी। अगर वो रेशियो आपकी 1 और मोर देन 1 होगी तो प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज जो है प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और बेसिक जो उन्होंने कहा हुआ है कि आपका प्रोजेक्ट में जो है वो आपके नेट सोशल बेनिफिट पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जब प्रोजेक्ट वो वाला सिलेक्ट होगा जिसका नेट सोशल बेनिफिट जो है वो पॉजिटिव होगा। अब नेट सोशल बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मॉनेटरी टर्म्स में सारा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो है सबसे पहले एक जो कैलिंग कंज्यूमर है, ठीक है, वो आप पे करने को तैयार है OMDS तक, ठीक है, लेकिन वो पे कितना कर रहा है, वो P स्टेरिक पे कर रहा है, P स्टेरिक
m क्वांटिटी के लिए, मीन्स कि जो इतना एरिया है वो उसका सरप्लस है, ठीक है। इसी तरह अगर प्रोजेक्ट में उसके प्राइसेस और कम हो जाते हैं और वो विलिंग है कि वो इतना पे कर सके, तो उसका सरप्लस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा वो वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन उस सोशल बेनिफिट को उन्होंने कहा है मेजर करने के लिए भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं। उनमें सबसे पहले ये आ जाता है कि डिमांड कर्व में भी नॉट नेगेटिवली स्लोप, सम अदर फैक्टर्स जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, तो इनकम इंक्रीज़ करने से मे भी प्राइसेस अगर ज़्यादा है और लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो लोग जो है प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और उनकी डिमांड फॉर गुड्स भी बढ़ रही है, ठीक है, उनकी डिमांड फॉर दोज प्रोजेक्ट्स भी बढ़ रही है। इसी तरह लोगों का टेस्ट अगर चेंज हो जाए उससे भी डिमांड इफेक्ट होगी, तो उस वजह से भी मे भी आपका जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप हो, नेगेटिवली ना हो। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है, ईच न्यू यूनिट ऑफ मनी जो है वो उससे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर इनकम बढ़ रही है तो रिच की हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी जो है वो कम होती है और पुअर की हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो रिच है उसके पास ज़्यादा मनी होगी और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, और जो पुअर है उसके पास कम मनी है और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रिच। और उसके अलावा कहा है उन्होंने यूटिलिटी को मुहैया नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर दो पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट पे या इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, तो अगर आपकी नेट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। आपका यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है कि प्राइसेस ऑफ P1 प्रोजेक्ट, P2, P3 एंड P4 एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जिस तरह कल आपने PC का फार्मूला पढ़ा था उसी तरह मिलता जुलता ही फार्मूला है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। यहाँ पे P क्या है, आपके बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और I क्या है, डिस्काउंट रेट। अब उन्होंने दो तरह के डिस्काउंट रेट लिए हैं और इसको सॉल्व आउट किया हुआ है, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल दो तरह के प्रोजेक्ट है X एंड Y। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने पहले प्रोजेक्ट के लिए लेनी है, ठीक है। प्राइसेस आपके पास 3 हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट के, तो आपने जस्ट फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास 11.5 आ जाना है। जब आपके पास बेनिफिट क्या है 1, यहाँ पे बेनिफिट 3 थे। अब यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो 20 साल का है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट वो 3 साल के लिए लास्टिंग है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 3% ही है, तो जब आप प्रोजेक्ट की वैल्यू निकालोगे तो आप कंपैरिजन करोगे 11.45 को 14.9 से, तो यहाँ पे 14.9 आपका ज़्यादा है, यानी कि आपका ये वाली नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। नेक्स्ट उन्होंने 8% से निकाला है, पहले 3% देन 8%, तो तब भी आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो X प्रोजेक्ट की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Y। तो वो किसको प्रेफर करेंगे, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव भी है और ज़्यादा भी है, तो प्रोजेक्ट X की है तो वो उसको प्रेफर करेंगे आपके प्रोजेक्टर जो है या एक्सपर्ट्स जो हैं, ठीक है। जब भी डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू से, उस केस में क्या होगा कि आपकी जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जब भी डिस्काउंट रेट जो है वो ज़्यादा है, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फॉल करेगी, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है आपका डिस्काउंट रेट में और नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अगर आपकी नेट वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू वो 0 तक पहुंच जाए, उस केस में आपके पास एक आ जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट। या हमने ऊपर भी देखा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर आपका ज़्यादा होगा आपके डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट से, तो प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक्सेप्शन और रिजेक्शन है, ठीक है। ये फाइनल डिसीजन जो है कि आप सारे बेनिफिट्स और कॉस्ट जो देख लिया उसकी रेशियो भी आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद जो आप डिसाइड करोगे कि इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, और वो स्पेशली आपके बजट पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरी अवेलेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होती हैं, और थर्डली क्या उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू
सेकंड प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देखनी है तो समटाइम आप दो प्रोजेक्ट को जेन में रखते हो कि एक के अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा आ जाए और दूसरे का कम आ जाए, तो आप जिसका कम है रेट ऑफ रिटर्न यानी कि प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, तो फॉल जिसका कर जाए उसको आप रिजेक्ट कर देते हो, दूसरे को एक्सेप्ट कर देते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।